आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है हिंद देश के निवासी, मतलब हमारे भारत देश के निवासी। ठीक है। ये जो कविता है, आज का जो पाठ है वो एक कविता है। ठीक है। अब इस कविता में क्या है, इसमें ऊपर दिया है विविधता में एकता हमारे देश की क्या है, विशेषता है। ठीक है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अधिक अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस कविता में ये बताया गया है कि हमारे भारत देश में चाहे अलग अलग जाति के धर्म के लोग रहते हों, अलग अलग वेशभूषा ग्रहण करते हों, अलग अलग उनका भोजन हो, फिर भी वे सब एक हैं। ठीक है। तो इस कविता का नाम क्या है, इसीलिए इस कविता का नाम ये रखा गया है कि हिंद देश के निवासी। ठीक है। हिंद देश के निवासी माने हिंदुस्तान के, हमारे भारत के निवासी सभी लोग एक हैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये फ़ोटो में, पिक्चर में भारत माता की तस्वीर दी है और यहाँ पर आसपास सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब ये कविता मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और इसका अर्थ बताती हूँ। हाँ, इसमें आगे दिया है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी माने हमारे देश के निवासी, हमारे हिंदुस्तान देश के निवासी सभी लोग एक ही हैं। एक कैसे हैं, मतलब वे चाहे अलग अलग रंग की हों, गोरे हों, काले हों। ठीक है। रंग रूप, वेश माने कपड़े वस्त्र, भाषा माने अलग अलग तरह की भाषा बोलते हों। ठीक है। चाहे किसी भी भाषा के हों वे, चाहे उनका कैसा भी पहनावा हो, वे अलग अलग जाति रंग रूप के हैं, फिर भी वो सब क्या हैं, एक हैं, एक ही है। ठीक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। बेला माने मोगरा। ठीक है। गुलाब माने गुलाब, जूही चंपा चमेली, ये सब अलग अलग फूलों के नाम दिए हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, फूल अलग अलग हैं, पर जब हम उनकी माला बनाने जाएंगे तो वो क्या है, एक ही धागे के साथ एक ही माला में गुथ जाते हैं ना, वैसे ही। तो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, मतलब ये सारे प्यारे प्यारे फूल हैं, जब हम इनको गूंथ कर एक माला बना देते हैं तो वो एक ही कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये जो भी फूल हैं इन सब की अलग अलग माला बना रहे हैं, एक ही माला में गुथ कर वे सब एक हो जाते हैं। ठीक है। अब है कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। कोयल जो कैसे गाती है, कोयल मीठे स्वर में गाती है और उसकी जो आवाज़ होती है वो हमें बहुत ही न्यारी और प्यारी लगती है। और फिर आगे है पपीहे की टेर प्यारी, मतलब जो पपीहा होता है, पपीहा पंछी है, वो क्या है, उसकी जो बोलता है टेहू टेहू की आवाज़ जो निकालता है वो बहुत ही हमें प्यारी लगती है। ठीक है। फिर है गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, मतलब कोयल गाती है अलग अच्छी आवाज़ में, मीठी आवाज़ में, पपीहा टेहू टेहू की आवाज़ करता है, ये सभी अलग अलग उसमें गाते हैं सुर में, लेकिन उन सब का राग कैसा है, अलग अलग है। फिर बुलबुल भी अपना तराना अलग से गा रही है, पर उनका राग जो है वो सब एक है। ठीक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। ठीक है। कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी एक अलग मिठास होती है ना। और बुलबुल जो गीत गा रही है वो अलग तरह का गीत होता है, परंतु इन सभी पंछियों के गाने की आवाज़ भले ही अलग अलग तराना हो, लेकिन उनका राग एक ही है। ठीक है। उसी तरह भारत देश के निवासियों की आवाज़ तराने गाने भले ही अलग हो, पर वे सब एक है ना। अब यहाँ पर से नीचे और पंक्तियाँ दी हैं। अब ये है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये जो दिया है ये नदियों के नाम हैं, हमारी प्रसिद्ध नदियों के नाम है, गंगा जमुना यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। ये सब नदियाँ जाके कहाँ मिलती हैं, सागर में। तो जब ये सब सागर में मिल जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। ठीक है। भले ही ये अलग अलग जगह से बहती हैं, अलग अलग स्थान पर जाती हैं, परंतु ये बहते बहते कहाँ मिल जाती हैं, सागर में।
जब ये एक ही सागर में मिल गई सारी नदियाँ तो ये क्या कहलाई, एक, है ना। फिर है धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। ठीक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। अब इसमें क्या है, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपनी अलग अलग नदियां हैं, मगर ये क्या है, सागर में जाके एक तरह से एक जगह मिल गई। ठीक है, फिर है धर्म अनेक, अनेक जिनका सार वही है। अब हमारे देश में क्या अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, किंतु उनका सार और तत्व क्या है, एक ही है। ठीक है, सभी संप्रदाय और हमारे देश में क्या है, अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, परंतु सबका ध्येय मतलब लक्ष्य क्या है कि मनुष्य को उन्नत बनाना है। उनकी सबका मतलब ये न, उन सबका ध्येय लक्ष्य एक ही है कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो, भले ही भी अलग अलग धर्म की हो, चाहे उनका कुछ भी सार हो। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, किंतु उनकी मंजिल एक ही है, उनका लक्ष्य एक ही है, उन्नति के, वो एक ही लक्ष्य मतलब हमारे देश की उन्नति करना है, उन सबकी मंजिल तो एक ही है। ठीक है, अभी ये आगे है शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ तो आपको नोटबुक पे लिखते ही जाना है, क्योंकि इसमें लिखने से याद नहीं होती, और ये क्या है, थोड़े से कठिन वर्ड होते हैं। कठिन मतलब जो एकदम जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आते, तो वो यहाँ पर शब्दार्थ के रूप में यहाँ पर दिए जाते हैं, पाठ में से या कविता में से निकाल के, है ना। जैसे कूक, कोयल की आवाज़ को क्या बोलते हैं, कूक, है ना। पपीहा, क्या, पपीहा एक प्रकार का पंछी है। ठीक है, पपीहा कौन है, एक पंछी है जिसका नाम क्या है, पपीहा। ठीक है, फिर टेर माने पपीहे की जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी आवाज़ को टेर बोलते हैं। तो पपीहे की पुकार, पपीहे की पुकार को क्या बोलते हैं, टेर। ठीक है, अभी है तराना, तराना माने गीत, है ना। फिर है पंथ, पंथ माने रास्ता, है ना। फिर निराला माने अनूठा। ठीक है, निराला माने अनूठा, निराले का मतलब क्या हुआ, अनूठा। फिर है मंजिल, मंजिल माने ध्येय। ठीक है, अब ये क्या है, इसके ये पाठ खत्म हो गया हमारा। अभी ये आगे मैं इसके बाद में व्हाट्सएप पे वो प्रश्न उत्तर डालूंगी ना, तो इसमें देखो ये पहले प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है, सभी नदियाँ कब एक होती हैं, सभी धर्मों का क्या सार है, ये सारे प्रश्न के उत्तर मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पर शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में लिखकर रखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये इसको, अगर आप जगह अच्छे से दिख रही है तो आप इसमें लिखो, अगर बुक में लिख सकते हो, अगर आप इसमें नहीं लिख रहे तो आप नोटबुक पर लिख सकते हो। पर यहाँ से जो गोले के अंदर जो शब्द दिए हैं इनसे ही हमें वाक्य बनाना है, अर्थपूर्ण, जिसका कुछ मतलब निकलता हो। तो इन्होंने एक उदाहरण हमें दिया ही है, जैसे इसमें दिया है सोहन पढ़ रहा है, तो अभी आगे का हम इसमें से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये मेघा लिखा है यहाँ पर, है ना। तो मेघा माने लड़की का नाम है ना। तो मेघा क्या कर रही है, खेल रही है, तो हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं मेघा खेल रही है ना। इसमें से सारे वाक्य जो जितने भी बन रहे हैं यहाँ पर हम वाक्य छांट कर बनाकर यहाँ पर साइड में लिखना है, बाजू में, है ना। अभी ये काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाइए, जो अभी मैंने आपको अर्थ समझाया वो आपको ये वाला जो है ये नोटबुक पर लिखना है। ठीक है, ये आपको नोटबुक पर लिखना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। काव्य की पंक्तियों का में अर्थ भावार्थ भी समझ में आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको जिस हिसाब से समझाया उस हिसाब से आप उसे नोटबुक पर लिखो। ठीक है, ये 2 पंक्तियाँ लिख देना, फिर उसका अर्थ करके उत्तर ऐसे लिखना है नीचे। ठीक है, अभी ये शब्दार्थ पुराना जो हमारा चैप्टर था 4th उसके शब्दार्थ हैं। ठीक है, तो उससे तो मैंने आपको समझा दिया है, और ये उसी चैप्टर के ये वाला जो है कथनी और करनी चैप्टर के ये वाले प्रश्न उत्तर हैं, ये मैं आपको दे दूंगी, वो आपको लिखना है। ठीक है, उसमें अब ये देखो यहाँ पर ये चिन्ह दिए थे आपकी बुक में, ये दिया है चिन्ह वाला, तो इसमें इससे कौन सा चिन्ह है, ये जब हम जैसे हम वाक्य पूरा करते हैं कब कौन सा वाक्य में चिन्ह लगाते हैं, कभी आश्चर्यजनक वाक्य होते हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह लगाते हैं ना, उसी प्रकार के ये सारे चिन्ह हैं। ठीक है, तो उनकी क्या हमें जोड़ी बनानी है ना। तो जोड़ी में तो सबसे पहले देखो ये जो है
अल्प विराम कौन सा होता है, ये यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर से बताती हूँ। विस्मय, विस्मय माने आश्चर्यजनक जो वाक्य होते हैं ना, तो आश्चर्यजनक वाक्य में क्या, एक डंडा और नीचे बिंदु आती है, जो पहले नंबर पर दिया है, ठीक है। फिर इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, दूसरे नंबर पर देखो, अवतरण चिन्ह, जो ऊपर से 2 कौमे और यहाँ से नीचे से 2 कौमे हैं, इनको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। और योजक चिन्ह, जैसे हिंदू, मुस्लिम, काला, पीला, ऐसे जो शब्द लिखते हैं ना, मीठा, खट्टा, मीठा, तो उनके बीच में ये जो एक लाइन आती है ना, ये वाली, ये, तो ये इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। इनको क्या है बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा इसे याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इंग्लिश में जल्दी आपको समझ में आ जाता है, पर ये क्या है, थोड़ा हिंदी में आपको इनको अच्छे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ये चिन्हों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे कौन सा चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब है प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। प्रश्न सूचक चिन्ह माने क्वेश्चन मार्क, जो बोलते हैं ना आप, क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह हो गया। फिर है 5वें नंबर पर पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम में ये एक वो आया है यहाँ पर, ये जो एक डंडा, ठीक है, एक लाइन है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। फिर अल्प विराम, अल्प विराम में एक डंडा और नीचे बिंदी आती है, ठीक है, अल्प विराम में। नहीं, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा, ये अल्प विराम ये 4थे नंबर पे है, ठीक है। तो अल्प विराम में आप ये, हाँ, नीचे ये कॉमा करना है, ये थोड़ा सा कॉमा आएगा, ये पेन से थोड़ा गलत लिखा है, मैं आपको दोबारा से ये डालती हूँ, है ना। अभी आगे है, ये वाक्यों को उचित विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए। अच्छा देखो, ये सब विराम चिन्ह हमने यहाँ पर देखे ना, वही विराम चिन्ह का यहाँ पर उपयोग किया गया है। अब ये पहला एक वाक्य है, फूल तोड़ना मना है, तो ये पूरा एक वाक्य है सादा, ठीक है, पूरा वाक्य हो गया, उसमें कौन सा पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। फिर है वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, मतलब ये आश्चर्यजनक वाक्य हुआ, है ना, विस्मय वाला। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक डंडा, एक लाइन और नीचे बिंदु लगाया, तो ये क्या हुआ, विस्मय चिन्ह जो होता है इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से और नीचे से जो वो कॉमा लगा है, इसको क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह, तीसरे नंबर पे, ठीक है। धारा रात दिन पड़ती है, ठीक है। अब ये जो बीच में रात दिन के बीच में जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये हमने योजक चिन्ह, ये जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो ये ऐसे रात दिन सुबह शाम जब हम लिखते हैं ना, तो ये बीच में एक लाइन लगानी पड़ती है, ये क्या हो गया, योजक चिन्ह, ठीक है। फिर आगे है पौधे बारिश में क्यों, जब, कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, ये सब शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक में ये वाला चिन्ह होता है ना। अभी आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोला का चिन्ह कीजिए, ठीक है। अभी क्या जातिवाचक मतलब होता है, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जाति का बोध कराते हैं हमें कि वे पौधे हैं, पशु है, शहर है, गाँव है ना। तो उससे हमें पता चलता है कि वाक्य कैसा है, इसमें जाति कौन सी जाति का है, मनुष्य है, पौधा है, पेड़ है, शहर है, गांव है, फूल है, जो भी कुछ है ना। तो इसमें देखो पहला वाक्य है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो ये क्या बता रहा है कि ये जातिवाचक मतलब आदमी है, मनुष्य, तो इसमें मनुष्य पर गोला आएगा, ठीक है। फिर दूसरा है, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, मतलब ये बता रहा है कि ये वृक्ष जाति का पेड़ पौधे हैं, इसमें मनुष्य का कहीं पर उदाहरण नहीं दिया है ना। तो पौधे क्या हुआ, जातिवाचक, तो इसमें पौधे पर सर्कल गोला लगाया है। फिर आगे शहर के ऊपर, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, ठीक है, तो इसमें शहर का नाम आ रहा है, ये जातिवाचक है, ठीक है। फिर फूल सबको अच्छे लगते हैं, और ये फिर फूल पर गोला लगाया है। अब उसके बाद ये कथनी और करनी का ये सब हो गया है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये कथनी करनी वाले चैप्टर का 4th चैप्टर का ये एक्सरसाइज थी, ये पूरी अच्छी तरह से करना है। ये विराम चिन्ह आपको बुक पर ही लगाने हैं, नोटबुक में नहीं लिखना है। ये वाले भी आपको नोटबुक पर नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ ये जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर, ये आपको नोटबुक पर लिखना है ना। और ये सब हो गया आपका, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे समझा दिया, ये भी आपको नोटबुक पर लिखना है। आपसे हो सके तो ये भावार्थ जो दिया है ना, ये नोटबुक पर लिखना है। और ये शब्द बनाइए, ये यहाँ पर वाक्य बनाइए, इसमें से गोले में से, तो यहाँ पर भी आप अच्छी राइटिंग में हो जाएगा तो यहाँ लिख लो, नहीं तो नोटबुक पर भी लिख दो, ठीक है। ये सिर्फ आपके ये सोच के हिसाब से आपको इस चैप्टर में से कितना समझ में आ गया, उस हिसाब से ये सारा दिया है, ठीक है। अभी ये हमारा 5th चैप्टर हिंदी देश के निवासी यहाँ पर ख़त्म होता है, और आपको ये सब फिर से सुनना है और अच्छे से
लिखना है, ठीक है।